Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and in today's video we are going to discuss how to present your research work. Basically ये जो वीडियो है ये रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो अपना डिसर्टेशन वर्क, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अपनी थीसिस, अपनी पीएचडी डिफेंसिव वाइवा, प्रोग्रेस रिपोर्ट, डीआरसी में प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो मैं बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम प्रेजेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड करें और क्या क्या एक्सक्लूड करें। तो ये बहुत ही प्रिसाइज वीडियो है जहाँ मैं आपको ये बताऊंगी कि जब कभी भी आप अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट कर रहे हों तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या क्या एक्सक्लूड करना चाहिए सो दैट योर प्रेजेंटेशन विल बिकम अट्रैक्टिव एंड प्रिसाइज। रिसर्च वर्क प्रेजेंट करना अदर जो रिपोर्ट्स होती हैं या अदर जो प्रेजेंटेशन टॉपिक होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऑल्दो पर्पस इज सेम कि ऑडियंस का आपको अटेंशन ग्रैब करना है और या तो आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट ओके करानी है, अप्रूव करानी है, या डीआरसी में आपको अपना रिसर्च टॉपिक अप्रूव कराना है, या आपको पीएचडी के लिए इनरोल्ड होना है, या फिर आपको अपने डिसर्टेशन वर्क को प्रेजेंट करना है। तो बेसिकली पर्पस सेम ही होता है कि आपको ऑडियंस का अप्रूवल चाहिए, ऑडियंस का अटेंशन चाहिए, जस्ट लाइक एनी अदर प्रेजेंटेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करने से पहले कुछ इनिशियल टिप्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, या कुछ इनिशियल टिप्स ऐसी हैं जिसको आप अडॉप्ट करके, जिसको आप इनकलकेट करके अपने प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। कौन सी वो टिप्स हैं? सबसे पहली टिप्स, बी कॉन्फिडेंट बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ योर टॉपिक। यहाँ पर आपको ये बिलीव करने की ज़रूरत है कि आप जो भी प्रेजेंट करने जा रहे हैं आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अपनी ऑडियंस से ज़्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस पर रिसर्च वर्क किया है, आपने उसके बारे में पढ़ा है और आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक पर 2 से 3 साल या 1 साल काम किया है। तो हमेशा अपने माइंड में ये रखें कि आपने जो काम किया है यू नो बेटर देन योर ऑडियंस, एंड द मोमेंट यू हैव दिस बिलीफ योर कॉन्फिडेंस लेवल विल ऑटोमेटिकली गेट बूस्टेड। दूसरी टिप, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स और इन फ्रंट ऑफ योर सुपरवाइजर। तो फाइनल प्रेजेंटेशन पर जाने से पहले एक दो बार अपने प्रेजेंटेशन को अपने सुपरवाइज़र, अपने गाइड या अपने फ्रेंड्स के सामने प्रेजेंट करिए और उनसे पूछिए कि उनके दिमाग में या उनके माइंड में इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उन्हें इनकरेज करिए कि वो क्वेश्चन आपसे पूछें। क्योंकि अगर आपके फ्रेंड सुपरवाइज़र के माइंड में वो क्वेश्चन आ रहा है तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब आप ऑडियंस के सामने, एक्सपर्ट्स के सामने या एक ओपन डिफेंसिव वाइवा में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सिमिलर। तो अपने प्रेजेंटेशन को अपने सुपरवाइज़र, गाइड, फ्रेंड्स, कलीग्स के सामने प्रेजेंट करिए और उनसे पूछे कि कौन कौन से क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहे हैं। इसके बाद जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाएं तो इट इज़ वेरी जनरल सजेशन to be very precise and very simple. Don't use technical jargons and don't try to include everything of your report into presentation, because to be very frank, no one is interested in listening you at the time of presentation. If you are presenting a dissertation, everyone else is waiting for their own turn. So to be very precise, to be very simple so that you can gog the most attention from audience. अगर आप का डिफेंसिव वाइवा है तो 30 से 40 स्लाइड्स आर सफिशेंट, और अगर आप डिसर्टेशन या प्रोग्रेस रिपोर्ट या अपना कोई भी डीआरसी का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं टॉपिक अप्रूवल के लिए तो 15 से 20 स्लाइड्स सफिशेंट होती हैं। मैंने कई बार देखा है कि डिफेंसिव वाइवा में जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो 80-100 स्लाइड्स बना लेते हैं। ऑल्दो इफ़ यू वांट यू कैन प्रिपेयर, बट आप अपना जो प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे वो 30 से 40 स्लाइड्स का ही तैयार करिए, बिकॉज 30 से 40 स्लाइड्स में आपकी जो इन्फॉर्मेशन देनी है अपने एक्सपर्ट को, गाइड को, ऑडियंस को, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल्दो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक्सपर्ट ऑफ डीआरसी, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक्सपर्ट ऑफ द कमिटी, यू कैन शो अदर स्लाइड्स एज वेल। बट येस, इफ़ यू आर गिविंग डिसर्टेशन प्रेजेंटेशन, टॉपिक सिलेक्शन, पीएचडी रजिस्ट्रेशन या किसी और टाइप की प्रोग्रेस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो इट शुड नॉट बी मोर देन 10 to 20 slides. Now, let's start with the content, the most important part of the presentation, research presentation, I must say. तो क्या क्या उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में कौन कौन सा कंटेंट आपको इंक्लूड करना चाहिए? तो डेफिनेटली जस्ट लाइक योर थीसिस, जस्ट लाइक योर रिपोर्ट, ऑल दीज कंटेंट मस्ट बी देयर इन योर प्रेजेंटेशन एज वेल। पहला कवर पेज, फिर इंट्रोडक्शन, देन ROL,
research objectives, methodology you have used, data analysis, result and discussion, conclusion and implication, and references. Do not forget to mention the references. Number of time I have seen in the research presentation जो students होते हैं वो reference section या को डालना भूल जाते हैं, but it is very much required section. Do not leave this section. तो ये बेसिक की हेडिंग्स होती हैं जो कि आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने रिसर्च के प्रेजेंटेशन में. अब आते हैं कवर पेज. कवर पेज कैसा होना चाहिए? कवर पेज में सिर्फ आपका टाइटल, आपका नाम, आपका एफिलिएशन और आपके सुपरवाइज़र का नाम, डेजिग्नेशन और एफिलिएशन, ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए. इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें आप अपने कवर पेज या इंट्रोडक्शन स्लाइड में ना डालें तो अच्छा रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी दिस cover page before starting your presentation. Simple topic of all caps में भी कर सकते हैं. आपका नाम, आपके सुपरवाइजर का नाम और उनके affiliations और आपका affiliation. This is the standard format for cover page of your slide. इसके बाद आता है introduction, जो कि हम जनरली लिखते हैं introduce your research. This is one of the very important section of your research. Not only in presentation but in research papers and any other written report. क्यों? क्योंकि यही सेक्शन आपका ऑडियंस को बताता है कि उन्हें आगे के सेक्शन पढ़ने भी चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए. तो डेफिनेटली इट शुड बी एंड इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी मच इंटरेस्टिंग. और इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन सेक्शन में ऑडियंस को यह लगना चाहिए कि ये प्रेजेंटेशन सुनना उनके लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए ज़रूरी है, या ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हो कि उस प्रेजेंटेशन को सुने या उस रिपोर्ट को पढ़ें. तो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज़ फॉर डेवलपिंग द इंटरेस्ट अमंग द ऑडियंस. तो ये डेफिनेटली आपका फर्स्ट स्टेप है टू गेट द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस. And in this step you need to be very simple. Do not write more than 5 to 6 points in introduction slide. तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक पॉइंट के बीच में और दूसरे पॉइंट के बीच में सफिशिएंट गैप हो, जिससे कि ऑडियंस जो है वो पॉइंट वाइज आपके जो डिलीवरी है उसको समझ सके. तो पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं. यहाँ पर कुछ लंबे पॉइंट्स लिखें, बट आई विल सजेस्ट कि इनको आप शॉर्ट सेंटेंसेस के फॉर्म में इनको लिखें. तो इससे क्या होगा, ऑडियंस आपका कंटेंट रीड भी कर लेगी और उस पर्टिकुलर रीडिंग के ड्यूरेशन में वो आपको प्रॉपरली सुन भी पाएगी. ओवरलोड नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन की स्लाइड को, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इंट्रोडक्शन की स्लाइड रखना चाहते हैं तो 1 से 2, इससे ज़्यादा नहीं. अदरवाइज मैं ये सजेस्ट करूँगी कि एक स्लाइड में आप अपना इंट्रोडक्शन वाइंड अप करने की कोशिश करिए. इसके बाद आता है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. और इसमें क्या करते हैं रिसर्च स्कॉलर या स्टूडेंट, जितना भी लिटरेचर होता है वो सोचते हैं कि सारा लिटरेचर हम इसमें अपनी स्लाइड्स में दिखा दें, और वो छोटा करके सारा लिटरेचर इसमें इंक्लूड कर देते हैं. बट ऐसा हमें करना अवॉइड करना है. डू नॉट ट्राई टू इंक्लूड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर रिपोर्ट. ऐसा करने की कोशिश मत करिए, अदरवाइज यहीं पर आपका जो प्रेजेंटेशन है वो मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है. और यहीं से इसी पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो ऑडियंस है वो आपका अटेंशन या आप पर अटेंशन देना ख़त्म कर दें, ऑडियंस का जो अटेंशन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए. तो इसीलिए हमें लिटरेचर रिव्यू को बहुत प्रिसाइज करके प्रेजेंट करना होता है. केवल और केवल आप अपने की रिव्यूज़ को या की लिटरेचर रिव्यूज़ को ही इंक्लूड करिए. जो अदर स्मॉल या अदर अलाइड आपके लिटरेचर हैं, जो एकदम आपके कोर पेपर्स नहीं हैं, उनको अवॉइड करिए. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव लुक ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड. इसमें सिर्फ 2-3 एक पैराडाइम शिफ्ट्स की बात करी गई है और कुछ की जो पेपर्स हैं उनका रेफरेंस दिया गया है. डेफिनेटली आपकी रिसर्च या पे काम के कुछ कोर वर्क होता होगा, कोर रिसर्च पेपर्स होते हैं जिस पर आपकी पूरी रिसर्च और आपकी पूरी थीसिस या आपकी पूरी रिपोर्ट बेस्ड होती है. केवल उनको ही प्रेजेंट करिए. यहाँ पर रिमेनिंग जो पेपर्स हैं उनको आप रेफरेंस में भी दिखा सकते हैं. तो लिटरेचर में केवल की पॉइंट्स डालिए. मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप चाहें तो लिटरेचर रिव्यू 1 से 3 स्लाइड्स का हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं. आई विल नॉट सजेस्ट कि आप लिटरेचर रिव्यू 3 स्लाइड से ज़्यादा कर रखें. और डेफिनेटली उसको भी आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है और केवल उन्हीं लिटरेचर्स को, उन्हीं पेपर्स को साइट करिए, उन्हीं सोर्स को साइट करिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और साइट करते समय यह ज़रूर ध्यान रखिए कि इस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. अगर आपने इनकी रिपोर्ट, इनका रिसर्च या इनका काम साइट किया है तो डेफिनेटली
एक्सपर्ट पूछ सकता है कि इन्होंने क्या किया था इस ईयर में, इनकी रिसर्च की क्या की फाइंडिंग्स थी। तो अगर आप किसी को साइट कर रहे हैं लिटरेचर रिव्यू में तो उसके पेपर्स को या उन पेपर्स को आप थॉरोली रीड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को आप सिंपल एक टेबल के फॉर्मेट में दिखाइए। आपकी जो थ्योरी है, जिसको आपका प्रपोज मॉडल है, उसको सिंपल कॉपी पेस्ट करिए, उसको यहीं से आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए कि दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दीज आर द डिपेंडेंट वेरिएबल, or these are the hypothesis and these are the external variable, exogenous variable, mediator, moderator। सब आप इसी ग्राफ से, ऐसी पर्टिकुलर डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली इट विल ग्रैब मोर अटेंशन ऑफ ऑडियंस एज वेल एज द एक्सपर्ट। इसके बाद आता है हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस। आपने इंट्रोडक्शन प्रेजेंट कर दिया, आपने लिटरेचर रिव्यू प्रेजेंट कर दिया। नाउ यू विल टेल द ऑडियंस दैट व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर रिसर्च। आपने ये रिसर्च क्यों करी थी और इस रिसर्च के थ्रू आप कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं थे। तो यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी ऑब्जेक्टिव आप लिखें आप उसमें क्लियर होने चाहिए कि आप क्या एक्चुअली करने जा रहे थे। डोंट ट्राई टू इंक्लूड सो मैनी ऑब्जेक्टिव। भले ही आपने अपने रिसर्च में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अचीव किए हों, बट यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट या कोर ऑब्जेक्टिव्स को ही लिखेंगे। एंड इफ़ यू वांट यू कैन डिवाइड देम इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, एंड डेफिनेटली नॉट मोर देन 1 स्लाइड फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, एंड इट शुड ऑल्सो बी इन की फॉर्मेट। तो केवल 3 से 4 ऑब्जेक्टिव्स आप अपनी उसमें प्रेजेंट करेंगे, जो आपकी रिसर्च के 3 से 4 की ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सारे ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं तो यू कैन हैव मैक्सिमम 2 स्लाइड्स ऑन ऑब्जेक्टिव। बट यहाँ पर आप याद रखिए जितने ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन यहाँ प्रेजेंट करेंगे उतने ही ज़्यादा आप इस चांसेस को इंक्रीज करेंगे कि आपसे उस पर्टिकुलर इशू पर या उस पर्टिकुलर कंटेंट पर क्वेश्चन पूछे जाते। टू बी वेरी प्रिसाइज, प्रेजेंट द लेस कंटेंट एंड बी वेरी क्लियर, और उसी कंटेंट को प्रेजेंट करने की कोशिश करें जिस पर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, जिसके आप क्वेश्चन आंसर सेशन को हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिसर्च मेथडोलॉजी का सेक्शन कि आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया। अब आप मेथडोलॉजी, आपने कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करी है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, अपने रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। Here clarity is important. Only 1 to 2 slides. Do not copy and paste complete methodology of your research report into this section. Write in bullet format just like other slides. So can you see this? हो सकता है आपने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें रिसर्च डिज़ाइन में 5 पैराग्राफ लिखे हों, सैम्पलिंग कैसे करी उसमें आपने 10 पैराग्राफ लिखे हों, बट वो इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ सिर्फ इतना बताएंगे कि आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करी है, कौन से सैम्पलिंग टाइप यूज़ किया है, उसके अंदर सब सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी कौन सी है, सैम्पल साइज़ कितना है, सैम्पलिंग यूनिट कौन सी थी, डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर क्या था, कौन सा प्राइमरी डेटा यूज़ किया है, सेकेंडरी डेटा यूज़ किया, अगर प्राइमरी तो किस टूल से कलेक्ट किया है, कौन से टेस्ट पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक आपने यूज़ किए हैं एनालिसिस के लिए, और टाइम फ्रेम क्या था। आई थिंक दिस पर्टिकुलर 1 स्लाइड इज सफिशिएंट फॉर एनी ऑडियंस टू नो कि मैंने कौन सा रिसर्च वर्क या किस मेथोडोलॉजी के तहत कैसा काम किया है, मतलब मैंने क्या बेसिकली मेथोडोलॉजी यूज़ करी। इट इज़ वेरी क्लियर। इसी तरह का फॉर्मेट आपको अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करना है। मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर एक स्लाइड को देखते हुए फर्दर कोई क्वेश्चन रेज होगा कि आपने क्या किया। हाँ, अब आप इस पर इलेबोरेटिव हो सकते हैं। आप अपने डिलीवरी अगर देना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च क्यों यूज़ करी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन क्यों यूज़ करी, नॉन प्रोबेबिलिटी में कोटा सैम्पलिंग ही क्यों यूज़ करी, कैसे यूज़ करी। इसका आप डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन आप बोल कर दे सकते हैं, बट डू नॉट ट्राई टू राइट इट ऑन स्लाइड। बी वेरी प्रिसाइज, बी वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि पूरे रिसर्च प्रोग्रेस रिपोर्ट में या रिसर्च प्रेजेंटेशन में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आरएम से ही पूछे जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने कोटा सैम्पलिंग ही क्यों यूज़ करी, दूसरी सैम्पलिंग क्यों नहीं यूज़ करी, वाई यू हैव यूज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जबकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ज़्यादा अच्छी होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्यों यूज़ करी, क्वालिटेटिव क्यों नहीं यूज़ करिए, स्टूडेंट्स को ही क्यों लिया, प्राइमरी डेटा कलेक्शन। तो सबसे ज़्यादा जो रिसर्च में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंट करके अपना जो प्रॉब्लम है उसको ना बढ़ाएं, पॉइंट में प्रेजेंट करें। इसके बाद अगर आपसे एक्सपर्ट या ऑडियंस इलाबोरेट होने के लिए कहते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को इलाबोरेट कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। इसके बाद आता है हमारा डेटा एनालिसिस सेक्शन कि आपने मेथोडोलॉजी बता दी, नाउ हाउ यू हैव डन द एनालिसिस। जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया मेथोडोलॉजी के थ्रू उसको फिर आपने कैसे एनालाइज किया। तो यहाँ पर सिर्फ टेस्ट वैल्यू आपको लिखनी है और
सिग्निफिकेंट वैल्यू बतानी है, पूरा आप फॉर्मूला या पूरा कैलकुलेशन आप या पूरी टेबल की टेबल नहीं प्रेजेंट कर देंगे। सिर्फ इतना बताइए कि कौन सा टेस्ट यूज़ किया है, उसकी टेस्ट वैल्यू क्या आई है और वो सिग्मा वैल्यू कितनी है, क्या वो सिग्निफिकेंट है या वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इफ़ पॉसिबल prepare the table or take the screenshot from your report. Don't paste heavy calculation, it make presentation boring, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन समझ में आती नहीं ऑडियंस को। अगर एक्सपर्ट हैं आप किसी डोमेन के तो अलग बात है, अदरवाइज आप सिर्फ बताइए कि ये टेस्ट यूज़ किया था, काई स्क्वायर यूज़ किया था, एफ टेस्ट यूज़ किया था, टी टेस्ट यूज़ किया था, जेड टेस्ट यूज़ किया था और उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है, क्या वो वैल्यू सिग्निफिकेंट आई है, 0.05 से ज़्यादा है या कम है, और क्या उसका इम्प्लीकेशन है। सो दिस इज़ द टेबल दैट यू कैन सिंपली कॉपी पेस्ट फ्रॉम योर रिपोर्ट। जैसे कि इसमें है काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ किया गया है, क्लियरली ये दो वेरिएबल्स के बीच में ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये सिग्मा रिपोर्ट है। और सिंपली आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये वेरिएबल सिग्निफिकेंट था कि इनसिग्निफिकेंट था। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट करने की कोशिश करिए अपने डेटा एनालिसिस को। डोंट पुट हैवी कैलकुलेशन, हैवी टेबल्स। इवन अगर आप मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं, आपने कोई स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग लगाया, तो उसमें भी सिर्फ एक फाइनल जो टेबल आती है जो ये बताती है कि कौन सी वैल्यू, कौन सी रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है, कौन सी इनसिग्निफिकेंट है, केवल उसको ही बताइए। हाँ, यहाँ पर आप हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं इन केस अगर आपसे एक्सपर्ट पूछ रहा है कि नहीं मुझे और भी टेबल देखनी है, फैक्टर एनालिसिस, मुझे कम्युनलिटी की टेबल देखनी है, मुझे डिस्क्रिप्टिव की टेबल देखनी है, तो आप एक हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। उस हाइपर लिंक से यू कैन डायरेक्टली ओपन योर रिपोर्ट और आप एग्जामिनर को या एक्सपर्ट को दिखा सकते हैं, सर दीज आर द अदर रिपोर्ट्स इफ़ यू वांट टू सीकिंग। अगर एग्जामिनर कहते हैं नहीं मुझे फैक्टर लोडिंग भी देखनी है, मुझे कम्युनलिटी भी दिखाओ, मुझे डिस्क्रिप्टिव भी दिखाओ, नॉर्मलिटी चेकिंग भी दिखाओ, तो आप सिंपल हाइपर लिंक से उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को ओपन करके उसे पूरी टेबल्स दिखा सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं पूछता तो एक सिंपल टेबल बनाइए और उसमें सिर्फ टेस्ट वैल्यू और सिग्मा वैल्यू को दिखा करके अपनी जो डेटा एनालिसिस है उसको वाइंड अप करेंगे। इसके बाद आता है रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो सबसे पहले इसमें तो आपको सिर्फ की फाइंडिंग्स बतानी है, जस्ट लाइक अदर टेबल्स, अदर स्लाइड्स, की फाइंडिंग्स इन बुलेट फॉर्मेट। और अगर आप इसको और अच्छा प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट देना चाहते हैं तो यू जस्ट प्रिपेयर अ टेबल जहाँ पर आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव जो आपकी रिसर्च के थे और उस ऑब्जेक्टिव्स के तहत आपकी क्या हाइपोथेसिस थी और उसके क्या रिजल्ट आए। तो इस तरह की आप टेबल बनाकर प्रेजेंट कर सकते हैं एंड इट विल बी वेरी अट्रैक्टिव कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव था, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, टेस्ट करने के लिए मैंने ये हाइपोथेसिस बनाई थी और इसके बाद ये रिजल्ट आया। तो इस तरह से आप एक टेबल बना करके अगर प्रेजेंट करते हैं तो दिस विल बी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी मच ईजी टू अंडरस्टैंड एंड डेफिनेटली ग्रैब द ऑडियंस ऑफ एक्सपर्ट और योर एग्जामिनर और योर सुपरवाइजर्स एंड कलीग्स। एज यू कैन सी दिस टेबल की फैक्टर्स थे ये मैंने फैक्टर लिया था, इंडिपेंडेंट फैक्टर, ये हाइपोथेसिस थी, ये वर्किंग हाइपोथेसिस थी और ये ओवरऑल रिजल्ट रहा हाइपोथेसिस का। इसके बाद आप एक एक हाइपोथेसिस को चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम जो एग्जामिनर्स होते हैं वो कहते हैं ठीक है आगे बढ़िए। तो ये दैट विल डिपेंड ऑन योर एग्जामिनर। अगर वो इंटरेस्टेड है, आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड है, यू कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरी हाइपोथेसिस और क्यों रिजेक्ट हुई और उसका क्या इम्प्लीकेशन है ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन एंड इम्प्लीकेशंस। बी प्रिसाइज एंड यूज ओनली वन स्लाइड। कंक्लूजन को बस, और हाँ ये बात आप ध्यान रखें जो कंक्लूजन है दैट इज़ योर ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बहुत ही नोवल होना चाहिए, ये नहीं कि आप ऑलरेडी जो सबको पता है वही रिपीट कर रहे हैं। You should be very original and novel in terms of your conclusion. ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आपकी रिसर्च ने कुछ नया कंट्रीब्यूट करा है या आप इस रिसर्च के थ्रू कुछ नया कंट्रीब्यूट करने वाले हैं अगर आप DRC में प्रेजेंट कर रहे हैं या PhD रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। अगर आप वही सेम नोन नॉलेज को, नोन फैक्ट्स को बताएंगे तो फिर अंततः क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर यही पूछेगा कि ये सब तो हमें पहले से ही पता है, देन व्हाट the new you are going to tell us, what the new you have discovered. Research is finding something new. अगर आप कुछ नया फाइंड आउट नहीं करने जा रहे हैं या आपने कुछ नया फाइंड आउट नहीं किया तो आपने अपने 5 से 6 साल रिसर्च में सिंपली वेस्ट किए। तो कंक्लूजन लिखते समय आप उसको इस तरीके से फ्रेम आउट करिए कि लगे हाँ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द वेल्थ ऑफ नॉलेज और यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द थियोरेटिकल डेवलपमेंट ऑफ द लिटरेचर। बट यू शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड it should be only on one slide. Don't read the conclusion, just explain it. read नहीं करना है, read तो कोई स्लाइड नहीं करनी है, बट हाँ आप अगर आपने 1-2 पॉइंट लिखे हैं तो आप उसको इलेबोरेट कर सकते हैं कंक्लूजन को। बोथ प्रैक्टिकल एज वेल एज द थियोरेटिकल इम्प्लीकेशन शुड बी एक्सप्लेन। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने रिसर्च का सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट ही बताएं।
थेरी में ये कैसे इन्हांसमेंट कर रहा है, कैसे नॉलेज को इन्हांस कर रहा है, क्योंकि रिसर्च का जो बेसिक पर्पस होता है वो नॉलेज इन्हांसमेंट होता है। तो आप ये ज़रूर बताएंगे कि थेरेटिकली आपका रिसर्च का कंट्रीब्यूशन है, क्या इम्प्लीकेशन है। प्रैक्टिकल तो आप बताएंगे ही बताएंगे कि प्रैक्टिकली ये इस इंडस्ट्री में, ये इस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से हमारी रिसर्च की फाइंडिंग यूज़फुल हो सकती हैं। और थ्योरेटिकल फाउंडेशन या थ्योरेटिकल डेवलपमेंट में आपकी रिसर्च ने किस रिसर्च गैप को पूरा किया है। तो रिसर्च गैप आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि ये रिसर्च गैप था, इसमें पहले लिटरेचर साइलेंट था, यहाँ पर कोई रिसर्च स्टडी अवेलेबल नहीं थी, मेरी जो स्टडी है वो इस रिसर्च गैप को, इस लिटरेचर गैप को पूरा करती है। सो दिस इज द एग्जाम्पल यू कैन हैव कि प्रिसाइज। हाँ, इसको आप फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, इलैबोरेट कर सकते हैं, बट स्लाइड में इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। एंड नाउ कम टू द रेफरेंस। अडॉप्ट ओनली वन स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जो नए रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो सारे तरह के कॉपी पेस्ट किया रिसर्च रेफरेंसिंग स्टाइल को, हर तरह की APA, हार्वर्ड स्टाइल, शिकागो स्टाइल, हर तरह की रिसर्च स्टाइल के उनके रेफरेंस देख जाएंगे। नो, यू शुड बी यूनिफॉर्म। अगर आप APA की स्टाइल यूज़ कर रहे हैं तो APA स्टाइल शुड बी फॉलोड इन every research or every citation. If you are following the Chicago Harvard style, it should be uniform in referencing. So one style should be followed. Here you can use small font size. पहले जो स्लाइड्स थे उसमें आप स्मॉल फॉन्ट साइज नहीं यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पर डेफिनेटली रिसर्च में यू कैन यूज स्मॉल फॉन्ट साइज. इट इज़ साइज. ओके, सो स्मॉल फॉन्ट साइज. And yes, don't give much time on referencing slide. You can simply just show it. One display is enough. एक बार दिखाया और आगे बढ़ गए, एक बार दिखाया और आगे बढ़ गया. Yes, alphabetically. References should be alphabetically arranged. तो एक single referencing style होनी चाहिए. It should be alphabetically arranged. आप small font size use कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है. बस एक बार दिखाया, अब आगे बढ़ गए, एक बार दिखाया, आगे बढ़ गए. तो दिस इज़ द एक जर्नल फॉर्मेट है दैट यू कैन यूज़ फॉर रेफरेंसिंग. आप देख सकते हैं एक सिंपल APA स्टाइल यहाँ यूज़ करी है मैंने, तो आप एक स्टाइल यूज़ करके आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं अपने रेफरेंसेस को. हाँ, इतना भी छोटा फॉन्ट साइज़ नहीं होना चाहिए कि वो विजिबल ना हो. यू कैन यूज़ स्मॉलर फॉन्ट साइज बट इट शुड बी एटलीस्ट विजिबल टू द ऑडियंस. सो ये प्रेजेंटेशन या इतना कंटेंट अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में रखेंगे तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, शॉर्ट, प्रोसाइज एंड सिंपल. ज़्यादा स्लाइड्स जो हैं वो बोरिंग करती हैं, वो प्रेजेंटेशन को बोरिंग बनाती हैं. और प्रेजेंटेशन डिलीवर करते समय रिहर्सल इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो आप 2-3 बार रिहर्स करें अपने प्रेजेंटेशन को और इसके बाद ही प्रोग्रेस रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट या DRC या PhD रजिस्ट्रेशन या फाइनल डिफेंसिव वाइवा में जाएं. सो दैट्स all for today, students. If you want to follow me, you can follow me on these social media platforms. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. And if you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.